Assalamu alaikum. This is Shahriar Hussain and welcome back to my channel. This is your 24th lesson, Business Finance ACCA 501, Non-Constant Growth Stock. ठीक है. As we discussed in the previous lecture, what is that कि नॉन कांस्टेंट जो ग्रोथ रेट्स होते हैं हमारे पास वो ऐसे रेट्स होते हैं, ग्रोथ रेट्स जो कि एक स्टडी फॉर्म में नहीं होते, एक कांस्टेंट फॉर्म में नहीं होते. दे कैन चेंज ईयर बाय ईयर. ऑलराइट. सो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था जो मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू बताया. और इसके अंदर लाइक उसने एक दिया हुआ है, जस्ट लाइक ईयर्स 1 2 3 एंड टोटल डिविडेंड उसने आपको बताया हुआ है कि 5% है ईयर 1 में, 2% है, 6.50% है ईयर 2 में एंड $8.45 है ईयर 3 में. और जो आपका 1+G होगा वो 30% होगा, जिसको उसने फ्रैक्शन के अंदर जब कन्वर्ट किया तो वो 1.3 आ गया. उसने उसको मल्टीप्लाई किया तो 6500 आपकी D1 हो गई, 8450 D2 और 10985 आपके पास D3 डिविडेंड 3 हो गया. ऑलराइट. और अगर आपने प्राइस करनी है फाइंड पर शेयर की तो उसने फार्मूला बताया हुआ है कि D3 मल्टीप्लाई बाय 1+G डिवाइडेड बाय R-G. ठीक है. सो वहाँ पे G की जो वैल्यू थी वो 10% हो गई. जब उसने उसको फ्रैक्शन में किया और 1 के साथ प्लस किया तो 1.10 आ गया. और उसको सॉल्व आउट करने के बाद इसके बाद आई $120.835. ऑलराइट. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपके पास के नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर. अच्छा, अब बाज़ात ये होता है कि वो आपसे पूछता है कि आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें. ठीक है. और प्लस वो आपको ये कहेगा कि जो स्टॉक की जो वैल्यूज़ है ना आपके पास, ठीक है, यानी कि जो आपकी डिविडेंड स्टॉक की जो वैल्यू है आपने उसको उसके साथ समराइज़ करके निकालनी है. तो ये अक्सर अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें D1 D2 D3 दिए हुए, लेकिन पेपर में सिर्फ आपको D1 ही पूछा जाएगा और साथ आपको कह देगा वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें. ठीक है. या डिस्काउंट वैल्यू जो फैक्टर है वो निकाल दें. तो उस तरह से आपने इसको ऐडअप कर देना है, जैसे D1 डिवाइडेड बाई 1+R⁴ 1 और इसका जो टोटल आएगा और साथ जो आपने ऊपर P3 की प्राइस निकाली है, ठीक है, वो आपको प्राइस कहेगा कि आपने कौन सी प्राइस निकालनी है. तो आपने P3 की जैसे प्राइस निकाली है उसको आप उसके साथ प्लस कर देंगे तो आपके पास जो प्रेजेंट प्राइस है वो आ जाएगी. अच्छा, इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न्स. ठीक है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो P0 हमारे पास इक्वल होगा D1/R-G. ठीक है. ज़ीरो ग्रोथ रेट में हमने पढ़ा था D1/R इस दैट मीन्स कि हमारे पास कोई ग्रोथ नहीं थी उसमें. ठीक है. और जब हम कांस्टेंट के अंदर आए तो हमें वहाँ पे ग्रोथ शो हुई, वहाँ पे हमने G की बात की और नॉन कांस्टेंट में भी हमने G की बात की. ठीक है. और रीअरेंजिंग अगर इस हम फार्मूला की करते हैं टू सॉल्व फॉर द R, सो वी गेट इट इज़ R इज़ इक्वल टू D1/P0 प्लस G. D1/P0 प्लस G. ठीक है. या आपकी R की वैल्यू है, अगर आपके पास R मौजूद ना हो तब आपको फार्मूला यूज़ करना है. उसमें आपको आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा. वो कुछ सिनेरियो इस तरह से आपको बना के देगा जिसके अंदर आपके पास D1 भी अवेलेबल होगा और G भी अवेलेबल होगा. ठीक है. और P0 भी आपके पास अवेलेबल होगा और उसमें आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है. तो आपने इसको रीअरेंज इस तरह से करके R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि जो डिविडेंड यील्ड है, ठीक है, P1/P0 इज़ कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड. ये क्वेश्चन पहले भी पेपर के अंदर आ चुका है, ये लॉन्ग के अंदर आता है क्वेश्चन. ठीक है. इसके साथ आपको 2-3 चीज़ें और फाइंड आउट करनी होती है. तो सिंपल वो आपको डिविडेंड देता है, D1 देता है, स्टॉक की प्राइस देता है और इसमें आपको एक ग्रोथ रेट आपको देगा. ठीक है. 3 चीज़ें देगा जिससे आपने डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, जिसमें कैपिटल यील्ड हो गई, डिविडेंड यील्ड हो गई. ठीक है. और और वो डिस्काउंट फैक्टर जो हमने पढ़ा था अभी पीछे D1/1+R⁴ 1 हो गई. ठीक है. वो आपने फाइंड करना था और ये 5 नंबर के लॉन्ग में आता है इसमें से. अच्छा, ये इसमें से इम्पोर्टेंट था. फिर इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कैलकुलेशन द टोटल रिटर्न्स हैं ये. ठीक है. वही R की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी D1/P0 प्लस
जी। ठीक है, फिर दोबारा कह रहा हूँ, चीज़ों आसान है, इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन कन्फ्यूजन का ये बाइस बन सकती हैं। आपने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके समझना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह इसने P1 की वैल्यू फाइंड की, जिस तरह ऊपर इसने P3 की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अच्छा, जो समरी ऑफ स्टॉक है ना, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कहता है द प्राइस टुडे ऑफ अ शेयर, द प्राइस टुडे ऑफ अ शेयर ऑफ स्टॉक P0 is the present value of all its future dividend is P1, D1, D2 एंड D3। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू की बात की गई, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आपको वो D1 दे सकता है, R भी दे सकता है और G भी दे सकता है। G आपको वो कंफ्यूज करने के लिए देगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, और आर आपका क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट के अंदर इफ़ द डिविडेंड इज़ कांस्टेंट एंड इक्वल टू डी देन द प्राइस इज़ पी नॉट इज इक्वल टू डी ओवर आर, एंड इफ़ द डिविडेंड ग्रो आर अ स्टेडी रेट जी देन द प्राइस विल बी डी वन ओवर आर वन माइनस जी। ठीक है, अगर स्टेडी रेट होगा तो हमारे पास ग्रोथ आएगी, ये याद रखना, स्टेडी रेट में हमेशा ग्रोथ आएगी। दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, पी नोट, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कौन सा है, तो पी नोट इज इक्वल टू D1 ओवर आर माइनस जी। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट के अंदर द रिक्वायर्ड रिटर्न कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ टू थिंग्स, आर इज इक्वल टू D1 आपका डिविडेंड होगा, ठीक है, प्राइस की शेयर वैल्यू होगी और प्लस ग्रोथ रेट होगा, और वे D1 ओवर डी नॉट इज़ द डिविडेंड यील्ड एंड जी इज़ द कैपिटल गेन यील्ड होती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास कॉमन स्टॉक के फीचर्स। ये आपको नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसमें से देखने के लिए मिलेंगे और 2 से 3 आपको एमसीक्यूज़ इसके देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और अगर बाय चांस आप लोगों की लक अच्छी हो किसी स्टूडेंट की तो उसको ये लॉन्ग में भी वो दे सकता है। ठीक है, पहला है शेयर होल्डर राइट्स। शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं? अब वो कहता है कि शेयर होल्डर्स कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बाय इलेक्टिंग द डायरेक्टर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स का काम क्या है? उनका काम ये है कि वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और डायरेक्टर्स का क्या काम होता है? उनका काम ये होता है कि वो मैनेजमेंट को हायर करते हैं। ठीक है, टू अटेन या टू फुलफिल योर फ्यूचर्स गोल और या एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड यूजुअली ईच ईयर। हर साल जो होते हैं डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है एट एन एनुअल मीटिंग में। एनुअल मीटिंग होती है, उसमें हर साल इलेक्ट किया जाता है थ्रू आ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के तहत, जिसका नाम है 1 शेयर 1 वोट। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। 1 शेयर एंड 1 गोल्ड। अच्छा, अब इसके 2 प्रोसीजर्स होते हैं वोटिंग के, एक होता है क्यूमुलेटिव वोटिंग और एक होता है स्ट्रेट वोटिंग। अब क्यूमुलेटिव वोटिंग में क्या होता है? क्यूमुलेटिव वोटिंग के अंदर जो माइनॉरिटीज़ वोटर्स की हम बात करते हैं या शेयर होल्डर्स की, मतलब कि हम वो माइनॉरिटीज़ होते हैं जिनके पास शेयर्स कम होते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज़ हम उन्हें कहेंगे। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ में हमारे पास हिंदू आ जाते हैं या क्रिश्चियंस आ जाते हैं, दीज आर माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ के जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको लाइक एक सेफ गार्ड मिलता है, एक सेफ गार्ड फ्राहम करता है ये मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तमाम जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जैसे A B C 3 लोग हैं माइनॉरिटीज़ जिनका वोट है, वो एक कंबाइन करके किसी भी एक डायरेक्टर को वोट दे सकते हैं और उसको सेलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जबकि जो स्ट्रेट लाइन वोटिंग होती है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर अगर 3 माइनॉरिटीज़ हैं और 3 डायरेक्टर हैं तो हर बंदा एक एक को वोट देगा। ठीक है, यानी कि ए बंदा ए डायरेक्टर को वोट देगा, बी को देगा और सी को देगा। ठीक है, और जो कम्युलेटिव वोटिंग है, इसका जो फार्मूला है 1/n+1% ऑफ स्टॉक +1। ये एक याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ में बहुत कम होता है, ये आता है और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को। अच्छा, ठीक है, और लास्ट इसमें ये एक और चीज़ बताता है, कहता है कि द ओनली वे टू गारंटी
सीट इज़ ऑन 50% प्लस 1 चेयर्स होनी चाहिए। यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कहते हैं कि सिर्फ वही बंदा कह लो कि जो सीट की सिलेक्शन हो सकती है वो उस पे हो सकती है जिसकी 50% प्लस 1 वोट है, यानी कि 51 वोट, 50% उसके पास हो और 1 वोट अगर किसी के पास तो वो उसके साथ आ सकता है। ठीक है। आल्सो गारंटी विन ओवर एवरी सीट। ठीक है। मेक इट ऑल और नथिंग। ठीक है। इसमें सब कुछ हो भी सकता है, यानी कि अगर वो दूसरा जो शख्स जो उसके साथ मिल सकता है 50% प्लस 1 की रेशो के साथ, ठीक है, वो जितवा भी सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं और वो हार भी सकते हैं। ठीक है। स्टैगरिंग क्या होता है? स्टैगरिंग एक फ्रैक्शन होती है डिक्टेटरशिप इट अप फॉर द इलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि ये हर जगह इलेक्शन नहीं होते, ये कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है। और इसमें इस तरह से होता है कि हम कहते हैं कि जिसकी जैसे दो पार्टीज़ हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप कह लें कि एक नून लीग और एक पीटीआई की पार्टी है। ठीक है। अब उन्होंने क्या करना है, अब उन्होंने अपने एक सेनेट के अंदर अपने एक बंदे को सीट दिलवानी है। ठीक है। अब वो ये कहेंगे कि आइन के अंदर है कि जिसकी एक तिहाई अक्सरियत होगी, ठीक है, जिस भी पार्टी की, वो जीत जाएगी और उसका नुमाइंदा सेनेट का चेयरमैन बन के बैठ जाएगा। ठीक है। अब वोटिंग होती है और उसमें हम देखते हैं कि लेट्स सपोज पीटीआई या नून लीग, पीटीआई को हम कंसिडर करते हैं कि पीटीआई सीट विन कर जाती है, उसकी एक तिहाई अक्सरियत होती है। ठीक है। जबकि नून लीग की उससे कम होती है। देख रहे 1/3, दीज आर फ्रैक्शन। ठीक है। उसकी एक तिहाई अक्सरियत होती है और वो विन कर जाती है और वो चेयरमैन बन के बैठ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2-3 डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, डिफरेंट नुमाइंदे होती हैं, उनकी वोटिंग होती है। ठीक है। वो प्रोसीजर तो आपको पता है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, प्रॉक्सी वोटिंग का देखें जी, नॉर्मल बात है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मशहूर है, जो अच्छा अर्न कर रही है, जिसके करोड़ों के कि उसके पास रिटर्न्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी। ठीक है। और हज़ारों के अंदर उसके शेयर होल्डर्स होंगे जो उनको वो डिविडेंड्स देती होगी। अब हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाए और जाकर वोट दे, तो फिर वो क्या करते हैं, वो प्रॉक्सी वोटिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे मैं एक हूँ शेयर होल्डर, एक आप शेयर होल्डर हैं। अब हो सकता है मैं अपनी जगह एक नुमाइंदा भेजूँ जो मेरी जगह वोटिंग करे, या मैं आपको कह सकता हूँ यार मैं अपने वोट्स आपको देता हूँ, तो जहाँ आपको पसंद आए तो आप वहाँ पे वोटिंग कर दीजिएगा, या मैं स्पेशल बताऊँगा यार मैं वोट का हक़ आपको दे रहा हूँ, तो फ़लाँ बंदे को आपने वोटिंग देनी है। तो इसको कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग के एक्चुअल जो डायरेक्टर होता है या शेयर होल्डर होता है वो मौजूद ना हो। ठीक है। उसकी जगह कोई और वोट डाले। अच्छा जी, क्लासेस ऑफ जो स्टॉक्स होता है, अब इसमें वो कहते हैं कि सम फर्म्स हैव मोर देन वन क्लास ऑफ कॉमन स्टॉक विद एन अनइक्वल वोटिंग राइट्स। ठीक है। सिंपल था। इन प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट अलाउ टू सच क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो इनको अलाउ नहीं करती। ठीक है। द प्राइमरी रीज़न ऑफ सच स्टॉक्स कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ द फर्म। ठीक है। एज द फर्म कैन राइजेस इक्विटी बाय इशूइंग नॉन वोटिंग और लिमिटेड वोटिंग स्टॉक्स वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल। अच्छा, कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसी फर्म्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर शेयर्स हैं ना वो हमारे पास ही रहे। ठीक है। और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फर्म को चलाएं, यानी कि हमारा दिल करेगा तो हम वोटिंग करवाएंगे और हमारा दिल करेगा तो हम वोटिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है। जो अदर राइट्स के अंदर डिफरेंट जो चीज़ें इसमें होता है, राइट टू शेयर प्रोपोर्शनेटली टू डिविडेंड पेड, राइट ऑफ द शेयर प्रोपोर्शनेटली इन एसेट्स रिमेनिंग आफ्टर लायबिलिटीज़ हैव बीन पेड इन आर लिक्विडेशंस। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें ये होती हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर आपका कोई एसेट है वो अगर लिक्विफाई हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो आपको शेयर्स मिलने, यानी कि जो आपकी डिविडेंड वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है, वो आप लोगों को पहले दी जाएंगी और बाद में जो दूसरी चीज़ें होंगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अच्छा, फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अंडरलाइन की है, कहता है शेयर होल्डर्स समटाइम्स हैव द राइट टू शेयर प्रोपोर्शनेटली इन एनी न्यू स्टॉक सोल्ड। ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक अपने शेयर करना सोल्ड करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी का, तो सबसे पहले आप पूछते हैं शेयर होल्डर से कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं वो कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं, तो आप फिर लोग पब्लिक में उसको शेयर कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम कहते हैं प्रिमिटिव राइट। ठीक है। ये प्रिमिटिव राइट होता है, इसको याद रखिएगा कि आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है एक सिनेरियो देके, तो ये कौन सा राइट है उसके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव राइट है।
अच्छा, डिविडेंड्स की बात कर लें तो फिर उसमें यहाँ पे वही चीज़ें बयान की गई जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स उसने कुछ बता दी हैं, मतलब कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है ये डिपेंड करता है डायरेक्टर्स के ऊपर होता है। ठीक है, जो नॉर्मली ये होता है कि जो भी कंपनी होती है उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं होती कि वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करे। डिविडेंड तभी पे किया जाता है कि जब कोई कंपनी एक प्रॉफिट अर्न कर रही हो और उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं वो उसकी इजाज़त दे कि हाँ अब हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम डिविडेंड दे सकते हैं, देन वो डिविडेंड देगी। ठीक है, अदरवाइज़ वो डिविडेंड नहीं देगी, तो उस पर ये लाइबिलिटी नहीं है कि वो आप लोग को डिविडेंड दे, यानी कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में सम अनलेस आर डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन। सेम जो मैंने आपसे बात की, पेमेंट ऑफ डिसीजन इज़ नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस एंड इट इज़ नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्सेस। ठीक है, जो पेमेंट्स है डिविडेंड्स की वो बिज़नेस एक्सपेंसेस नहीं होती। ये आपने याद रखते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि जो डिविडेंड्स होता है वो एक्सपेंस होते हैं कि नहीं होते, तो आपने बताना वो एक्सपेंस नहीं होते, या उनमें से उन पर जो टैक्स होता है वो डिडक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, तो आपने बताने के टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता इनके ऊपर। ठीक है, लेकिन वो कॉर्पोरेशन के अंदर जो डबल टैक्स वाला है ना वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड देगी उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देगी। हाँ, जो शेयर होल्डर होगा जब वो इंडिविजुअली अपने डिविडेंड वसूल करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर वो टैक्स अपने तौर पर पे करेंगे। अच्छा, डिविडेंड रिसीव बाय इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड बाय ऑर्डिनरी इनकम बाय टैक्स ऑथराइज होती है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी इनकम होती है, टैक्स ऑथराइज होती है एंड आर फुली टैक्स डिडक्टेबल। ऑलराइट, इसमें फिर फर्दर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रेफर्ड स्टॉक का। सो ये लेक्चर यहीं तक था। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और पर्सनली आप मुझे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। 24/7 की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। सो आई होप सो आपको कोई भी हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपका बनेगा प्रेफर्ड स्टॉक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। और एक चीज़ बोलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।